तो हम बारी बारी से इकोसिस्टम के इन चारों फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो एनर्जी पिरामिड है उसको पढ़ेंगे। संख्या का पिरामिड, मास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। उसके बाद हमारा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का जो काम है वो आएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे कि कार्बन साइकिल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे काम होता है, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो, सबसे पहला जो हमारा है इकोसिस्टम डेवलपमेंट या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये पढ़ते हैं। ठीक है। हजारों साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, जब पृथ्वी एक मोल्टन स्टेट में था, तब तो कोई यहाँ पर जीवन नहीं था, है ना। धीरे धीरे ये लावा ठंडा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे हमारे यहाँ जीवन पनपना शुरू हुआ। तो जब कुछ नहीं था, याद रखना ये चीज़, जब कुछ नहीं था वहाँ पे जब कोई जीवन पनपता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई ज्वालामुखी फटा है, वहाँ से कोई चट्टान निकला है, जैसे कि जो लावा है ना, लावा जम जम के चट्टान बन गया। ठीक है। तो इस पे तो कोई घास वगैरह नहीं है, कोई पौधा वगैरह नहीं उगा है। होगा क्या, कोई ना कोई चिड़िया उड़ती हुई आएगी और एक छोटा सा बीज इस चट्टान पे रख देगी। इस चट्टान पे धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगा और वो पौधा बन के बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है। तो जब कुछ नहीं था वहां पर एक जो जीवन पनपता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर बात है। मान लो कि जो जंगल लगा हुआ है, ये जंगल किसी कारण से जल जाता है, खत्म हो जाता है, ये पौधा किसी कारण से मर जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ टाइम के बाद दोबारा इसमें कुछ जीवन पनपेगा, कुछ टाइम के बाद दोबारा इसमें जीवन पनपेगा। तो पहला पॉपुलेशन खत्म होने के बाद, मतलब पिछली दुनिया उजड़ने के बाद जब कोई नई दुनिया बसती है उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। समझ गए। एकदम ब्रांड न्यू है उसको प्राइमरी बोलेंगे, अगर सेकेंड हैंड है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग सक्सेशन का जो डेफिनेशन है वो फॉर्मली लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब मैं बोलूं ना तो आवाज सुन के लिखा करो, बोर्ड पे देख के बच्चों की तरह नहीं लिखा करो। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अपनी भाषा में नोट्स लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बातें समझा दी कि क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सेक्शन के बारे में जो नोट्स है वो लिखेंगे जो मैंने बातें बताई हैं। मगर फिर भी जो हमारे थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं चीज़ें लिखवाता चला जाऊँगा। ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, communities of plant animal, ठीक है, in an area, in an area are replaced, changed into another over a period of time। ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तो आप आराम आराम से तोड़ तोड़ के लेक्चर देखना। ठीक है। ये नहीं कि सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। जितना तुम देख पाओ, जितना तुम समझ पाओ, जितना डाइजेस्ट कर पाओ उतना ही देखना, बाकी बाद में देख लेना, कोई दिक्कत थोड़े है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में
किसी क्षेत्र में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के समुदाय को, किसी क्षेत्र में पौधों जानवरों की प्रजातियों के समुदायों के समय के साथ बदल जाता है, समय के साथ दूसरे में बदल दिया जाता है, दूसरे में बदल दिया जाता है, या ठीक है, या उनके द्वारा रिप्लेस हो जाता है। मतलब जैसे कि मान लो कि किसी क्षेत्र में पहले एक जानवर रहता था, उस जानवर को हटा के दूसरा जानवर रहने लग गया वहाँ पे। ये भी एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। अभी जब फोटो दिखा के समझाएंगे ना दोबारा से तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ठंड रखो। क्लियर है? इकोलॉजिकल सक्सेशन या तो किसी प्राकृतिक कारण से होता है या किसी मानव निर्मित कारण से होता है। जैसे कि जब ज्वालामुखी फट के एक नया चट्टान बना था, ये तो प्राकृतिक कारण है। ठीक है, मान लो कि इंसान के बम विस्फोट के कारण, इंसान के परमाणु टेस्टिंग के कारण, ठीक है, कोई पूरा एरिया उजड़ जाता है और वहाँ पर दोबारा से दुनिया बसती है, तो वो भी तो सक्सेशन है, बस वो सेकेंडरी टाइप का है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों के कारण ये पारिस्थितिक अनुक्रम होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि यहाँ पर चिड़िया उड़ के आई, उसने एक बीज गिरा दिया, इस चट्टान पर से पौधा जन्म गया। अब क्या इस चट्टान पे केवल एक ही पौधा रहेगा? धीरे धीरे वहाँ पर कुछ और पौधे जन्मेंगे, पौधे बड़े होंगे, पेड़ का रूप लेंगे, है ना। हो सकता है कि मतलब वहाँ पर जो पूरा वेजिटेशन हो धीरे धीरे स्टेबल होगा, मैच्योर होगा। जो पौधा वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो पौधा, जो प्रजाति वहाँ पर सर्वाइव कर गया वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो वहाँ पर एक स्टेबल, मैच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप करता है। अ स्टेबल, मैच्योर कम्युनिटी डेवलप करता है। इसको हिंदी में लिखो, डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन, वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन। सर दिशात्मक का मतलब क्या होता है? दिशात्मक का मतलब बताया ना मैंने, एक पौधा से दो पौधा, दो पौधा से और डेवलप हुआ, है ना। उसके अलावा इसमें जो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाए वो मर गए, जो पौधे सर्वाइव कर गए वो तापमान, वो टेम्परेचर झेल गए, वो आगे सर्वाइव किए। तो एक दिशात्मक मतलब एक आगे की दिशा में परिवर्तन होता है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो वो दिशा क्या होगी? वो दिशा होगी एक स्टेबल, मैच्योर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ। ठीक है, स्थिर, परिपक्व, एक स्थिर परिपक्व चरमोत्कर्ष समुदाय, चरमोत्कर्ष
समुदाय विकसित होता है, विकसित होता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये जो उदाहरण है वो है एक एकदम नए नए ताजे ताजे रॉक पे डेवलपमेंट का। जैसे कि लावा जो है वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर के चट्टान बना, चट्टान पर धीरे धीरे लीचेंस पैदा होना शुरू हुआ, रहना शुरू हुआ। वहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उपजने शुरू हुए। ये छोटे छोटे पौधे जो हैं वो आगे जाके घास बनते हैं, सालों भर वो बने रहते हैं। ये घास आगे जा कर के झाड़ियाँ बनती हैं, छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर उगने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पेड़ हैं और विकसित होकर के ऐसे पेड़ में जन्मते हैं जो कि शेड को झेल सके, छाया को झेल सके, जैसे कि ओक हो गया, ये सब। ठीक है, तो जिस स्पीशी ने शुरुआत करी थी जीवन की यहाँ पर, उसको हम लोग पायनियर स्पीशी कहते हैं। जिस स्पीशी ने जीवन की शुरुआत करी थी इस जगह पर जहाँ पर पहले कुछ नहीं था, उसको हम पायनियर स्पीशी कहते हैं। सालों साल के विकास के बाद अंतिम में जो कम्युनिटी बचती है, जो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाता है, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। मतलब कि इन पेड़ों ने, इन जीवों ने इस जगह को अपना घर बना लिया। बाकी जीव, बाकी पेड़ इस जगह पर नहीं रह पाए, उनको यहाँ की मिट्टी नहीं सुहाई, यहाँ का तापमान नहीं सुहाया, वो ख़त्म हो गए। उनके ख़त्म होने के बाद जो फाइनल बच गया ना, उसी को हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब तुम भूल ना जाओ, इसीलिए इसको लिखवा देते हैं। पहला पौधा जो इस एरिया को कॉलोनाइज किया, उसको हम क्या कहते हैं? पायनियरिंग कम्युनिटी। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया। ठीक है, किसी क्षेत्र को, किसी क्षेत्र पर जन्मने वाला पहला पौधा, लिखो हिंदी में लिखो, किसी क्षेत्र में जन्मने वाला पहला पौधा पायनियर कम्युनिटी कहलाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रणी समुदाय। ठीक है, नवीन समुदाय। वैसे तो इसको हिंदी में पायनियर समुदाय और क्लाइमेक्स समुदाय भी कहते हैं, या आप अग्रणी प्रजाति लिख सकते हो। अग्रणी, अग्रणी समुदाय, क्योंकि ये सबसे पहले आया, सबसे अग्रणी है, सबसे पहले आया। ठीक है, सक्सेशन के अंतिम स्टेज पर फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ये जो अंतिम चरण है, ये जो अंतिम चरण है, इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं इसको। चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं इसको। ठीक है,
ये जो चरमोत्कर्ष समुदाय है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, मेच्योर होता है। ये चरमोत्कर्ष समुदाय काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, मेच्योर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये अडैप्ट कर चुका होता है, वो अडैप्ट कर चुका होता है, अनुकूलित हो चुका होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा समय तक चलता है। यह स्थिर होता है, परिपक्व होता है, अधिक जटिल होता है, अधिक जटिल होता है, और ये लंबे समय तक चलने वाला होता है। ठीक है। ये जो अलग अलग स्टेज है ना, कि पहले पायनियर स्पीसी आया, फिर बीच वाले इंटरमीडिएट स्पीशी आए, उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया। ये जो स्टेज है इसको हम सक्सेशनल स्टेज कहते हैं। सक्सेशनल स्टेजेस कहते हैं, क्रमिक चरण, क्रमिक चरण कहते हैं, या इसी को हम लोग सेरेज भी कहते हैं। ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सक्सेशन, उसको हम कहते हैं सक्सेशन के स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लिचेंस आया, लिचेंस को रिप्लेस करके घास आए, घास को रिप्लेस करके पेड़ आए। ठीक है। तो ये सारे कम्युनिटी जो रिप्लेस हो गए उसको हम सेरल कम्युनिटी कहते हैं। आगे लिखाता हूं मैं, ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ठीक है, एंड दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड, दैट इज फॉर्म्ड एंड replaced during succession, is called a stage, in succession, या a सेरल कम्युनिटी, या सेरल कम्युनिटी। ठीक है। हिंदी में, प्रत्येक संक्रमणकालीन समुदाय, ये होता है संक्रमणकालीन समुदाय, प्रत्येक संक्रमणकालीन समुदाय जो सक्सेशन के दौरान बनता है, जो उत्तराधिकार के दौरान बनता है, प्रतिस्थापित होता है, जो बनता है, प्रतिस्थापित होता है। ठीक है। उसको उत्तराधिकार चरण कहते हैं, उसे उत्तराधिकार चरण कहते हैं, या सेरल समुदाय कहते हैं, या सेरल समुदाय कहते हैं। ठीक है।
ओके। इस सक्सेशन का कुछ फीचर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक लेवल के बाद, जैसे कि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है ना, तो उसके कुछ फीचर होते हैं। लिखो। क्या क्या फीचर हैं इसके उत्तराधिकार के, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। लिखो। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बढ़ती हुई उत्पादकता। बढ़ती हुई उत्पादकता। दूसरा है शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वायर। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिजर्वायर। लिख लिया। अच्छा, ये जो पोषक तत्व हैं, ये न्यूट्रिएंट हैं, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है? न्यूट्रिएंट साइकिल के जरिए। न्यूट्रिएंट साइकिल के जरिए। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पॉपुलेशन मेच्योर होता है ना, तो उसमें डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। increased diversity of organisms। ठीक है। यहां पर एक बात नोट करना, यहां पर एक बात नोट करना कि ये जो प्रोडक्टिविटी है, अच्छा इस पर सवाल कैसे पूछेगा, बात समझो। जैसे कि आपको सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन ऑब्जर्व इन अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इनमें से किन किन चीज़ों को आप पाएंगे एक पारिस्थितिक अनुक्रम में। पहला दे देगा कि स्टेज बढ़ने के साथ उत्पादकता में कमी आएगी। ये बात सही है क्या? नहीं। यहाँ पर देखो, उत्पादकता बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट हैं वो शिफ्ट होता है। पहले केवल लाइकेंस होते थे, फिर घास आए, फिर अलग अलग पेड़ आए, और पेड़ भी अलग अलग तरीके के आए, अलग अलग प्रजातियों के आए। तो यहाँ पर जीवों में जो डाइवर्सिटी है, जीवों में जो विविधता है वो बढ़ती है। जीवों की विविधता
में वृद्धि। ठीक है, जीवों की विविधता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहां पर चूंकि जीव की विविधता में बढ़ोतरी हुई, अलग अलग तरह के जीव आए। पहले सिंपल फूड चेन था, मतलब इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, क्योंकि यहां पर जीव ही कम है, मगर कई सारे जीव और आ गए, है ना। तो अब ये इसको खाने लग गया, अब ये इसको खाने लग गया। तो जो खाने का जो पूरा चेन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा यहां लिखो, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। रुकना जरा, एक की भेजनी थी। हाँ, की कौन सी? ये स्ट्रीमिंग की एक होती है। चलो, तो देर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स। ठीक है, खाद्य जाल की जटिलता में वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहां पर कई सारे अलग अलग तरह के जो जीव हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? आपको अभी हमने प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेशन में पढ़ा दिया है, मगर उसको दोबारा से थोड़ा सा लिख लेंगे फॉर्मल भाषा में। चलो लिखो, व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन? इट टेक प्लेस जहां पर पहले से कुछ न हो। इट टेक्स प्लेस, ठीक है, वेयर नो कम्युनिटी हैज existed previously। ठीक है, जैसे कि जहां पर पहले कुछ नहीं था वहां पर यह जन्म हुआ। एग्जाम्पल आपको पता ही है। ठीक है, कोई नया नया वोल्केनो ठंडा हुआ है, लावा ठंडा हुआ है, या फिर ग्लेशियर पिघल के ख़त्म हुआ तो नीचे का चट्टान ऊपर आया है। ठीक है, यहां पर जो प्राइमरी सक्सेशन में जो शुरू वाले स्पीशी होते हैं ना, जो पाइनियर स्पीशीज जो होते हैं, जो अग्रणी समुदाय जो होता है, प्रजाति जो होता है, वो ज़्यादातर माइक्रोब्स होते हैं, लाइकन्स होते हैं, मोसेस होते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव, लाइकन, काई। ठीक है, ये चीज़ है। इसको हिंदी में लिख लिया। प्राथमिक उत्तराधिकार, लिखो जल्दी।
प्राथमिक उत्तराधिकार उस स्थान पर होता है जहां पहले कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था। प्राथमिक उत्तराधिकार उस जगह होता है जहां पहले कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, चलो अब इसी पर यूपीएससी ने एक सवाल पूछ दिया। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है प्रीटर्बेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल, मान लो कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद पूरा जंगल विकसित हुआ, जंगल में आग लग गई, जंगल खत्म। ठीक है, मान लो कि इतनी भयंकर आग लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, सारे पेड़ पौधे जल के राख हो गए, केवल जमीन बचा। अब इस जमीन पर दोबारा जो ग्रोथ होगा, दोबारा जो विकास होगा, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक कम्युनिटी बन चुकी थी, इसके पहले एक जंगल बन चुका था। समझे दोनों में अंतर क्या है? एक सवाल करना जरा। Lichen which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of what? Algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses. Lichen में क्या क्या होता है? लाइकेन में क्या क्या होता है? लाइकेन एक्चुअली एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन एक्चुअली एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, पौधे जैसा जीव है, पौधे जैसा जीव है जिसमें एल्गी आता है और फंगाई आता है। ये एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एल्गी यूजुअली ग्रीन होता है, यहां पे हरा वाला एल्गी होता है। ठीक है, और इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, CYANO साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो एल्गाई एंड फंगाई जो है, इसको इग्नोर करो, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ये मत लिखो। तो एल्गाई एंड फंगी जो है ये होता है। तो बी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये क्या होता है बताया मैंने। इट इज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज, जब पिछला कम्युनिटी खत्म हो चुका हो। इट इज सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ biotic communities after the complete या partial destruction, complete या partial destruction of existing community, हिंदी में लिखो, मौजूदा समुदाय के पूर्ण या आंशिक विनाश के बाद, मौजूदा समुदाय के पूर्ण या आंशिक
विनाश के बाद जैव समुदायों का क्रमिक विकास, जैविक समुदायों का क्रमिक विकास सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है, द्वितीयक उत्तराधिकार कहलाता है। ठीक है। आई सर, ये जो पूरा कम्युनिटी था पिछला वाला, वो नष्ट कैसे हो गया? हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा से ज्वालामुखी फट गया हो, या फिर यहाँ पर बाढ़ आ गई हो, यहाँ पर जंगल में आग लग गई हो, फ्लड, ड्राउट, फायर, स्टॉर्म, ये सब जो चीज़ें हैं, इस कारण से पिछला जनरेशन नष्ट हो सकता है। समझे? तो ये होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ये होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी वाला फास्ट होता है, क्योंकि इसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? सेकेंडरी सक्सेशन के पहले वाला जो जंगल था उसमें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, जैसे कि जंगल जो जला तो न्यूट्रिएंट तो वहीं पर छोड़ दिया ना, राख के रूप में, तो उसको दोबारा से इकट्ठा नहीं करना पड़ा। तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा तेज होता है और प्राइमरी वाला धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सक्सेशन का। जैसे कि कोई चीज़ शुरू करना मुश्किल है, शुरू करना थोड़ा सा धीमा धीमा प्रोसेस है, मगर आप जैसे कि एकदम लेटे हुए हो, तो लेटे होने से खड़े होना थोड़ा धीमा प्रोसेस है। अब धीमा हो गया और आप झुक गए, किसी कारण से चोट लग गई, उसके बाद आप तेजी से खड़े होते हो। समझे? तो ये चीज़ है, और यही मेन अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में। यही मेन अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में। ठीक है, चलो यहां पर दो टर्म और आता है। एक आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, दूसरा आता है एलोजेनिक सक्सेशन। इसको हिंदी में भी ऑटोजेनिक और एलोजेनिक ही कहते हैं। थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, इसका हिंदी बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है, बिगड़ा हुआ रूप। ये लिख लिया? चलें? ओके। तो ऑटोजेनिक क्या होता है? When the succession is brought about by living inhabitant of that community itself, इसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, मगर अगर ये सक्सेशन किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा लाया जाता है, इसको हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑटोजेनिक
ऑटोजेनिक उत्तराधिकार। जब उत्तराधिकार उस समुदाय के जीवित निवासियों द्वारा ही लाया जाता है, लिखो हिंदी में, जब उत्तराधिकार उस समुदाय के जीवों द्वारा ही, जीवों या निवासियों द्वारा ही लाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऑटोजेनिक उत्तराधिकार कहा जाता है। मगर यही उत्तराधिकार अगर बाहरी ताकतों द्वारा आए तो बाहरी ताकतों द्वारा लाए गए परिवर्तन से उत्तराधिकार आता है तो क्या बोलते हैं उसको? एलोजेनिक। एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, एलोजेनिक उत्तराधिकार। इसका हिंदी, प्रॉपर हिंदी टेक्निकल टर्म का गूगल से देख लेना। ठीक है, अच्छा, ये बाहरी बल क्या क्या होते हैं? बाहरी बल में फायर, फ्लड, ये सब आएगा। अबायोटिक फैक्टर आएंगे, निर्जीव कारक जो है ना, वो एलोजेनिक सक्सेशन लेकर के आएगा। मगर ऑटोजेनिक वाले में उसी समुदाय के जो जीव हैं, बायोटिक फैक्टर हैं, वो लेके आएगा। लिखवा देते हैं इसको भी। ठीक है, हिंदी में लिखो जैविक कारकों द्वारा। यहां पर अजैविक कारकों द्वारा, अजैविक कारकों द्वारा एलोजेनिक आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल करना। एक घास के मैदान में पेड़ डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। घास के मैदान में घास को रिप्लेस नहीं करता है पेड़, क्या कारण है? इंसेक्ट एंड फंगाई, लिमिटेड सनलाइट एंड कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ द एबव। ग्रासलैंड में, घास के मैदान में, ग्रासलैंड में घास जो है ना, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ठीक है, जंगल में भले ही पेड़ क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो, क्लाइमेक्स का मतलब यह है कि अंतिम में कौन बचता है। ठीक है, जंगल में भले ही पेड़ क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा, मगर घास के मैदान में घास क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि घास के मैदान में रेनफॉल बहुत कम होता है, गर्मी ज़्यादा होती है ना, फायर, आग लग जाता है, इसी कारण से पेड़ सरवाइव नहीं कर पाता। होता क्या है, घास के मैदान में गर्मी के दिनों में जब घास पूरा सूख जाता है, ठीक है,
तो किसी कारण से वहाँ पर आग लग जाती है। घास का ऊपरी पोर्शन तो जल जाता है, घास का वो हिस्सा जो ज़मीन के बाहर था ये तो जल गया, पूरा का पूरा पेड़ जल के ख़त्म हो गया। जो पेड़ है ना जल के ख़त्म हो गया, मगर घास का जो जड़ है ना वो मिट्टी के नीचे होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, आग के कारण ऊपर का पूरा ख़त्म हो गया। बाद में जब बारिश होती है तो घास की जड़ें दोबारा से ग्रो करती हैं और नए नए घास उगाते हैं। समझ गए? ये तरीका है घास के मैदान में घासों का डोमिनेंस बरकरार रखने का। हम खुद जल जाएंगे, तुमको अपने साथ ले जाएंगे, मगर हम खुद से फिर से पनप जाएंगे। ये होता है। तो पानी की कमी और आग ये कारण है कि पेड़ घास को रिप्लेस नहीं कर पाते, घास के मैदान में खुद ही नष्ट हो जाते हैं। समझे? चलो, तो अभी हमने पढ़ा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो मैंने आपको 4 फंक्शन बताया था। इकोसिस्टम का 4 फंक्शन बताया था। एक तो था इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना, दूसरा था फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, फिर था एनर्जी फ्लो, तीसरा था और चौथा था ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट वाला है ये एनर्जी फ्लो, पहले उसको पढ़ लेते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम कैसे होता है? जब एक जीव दूसरे को खाता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। जब एक जीव दूसरे को खाता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। लिखो इस चीज़ को। ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, पढ़ाया है मैंने। A trophic level is representation of energy flow in an ecosystem। ठीक है, ये जो एनर्जी फ्लो है वो प्रोड्यूसर से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ होती है। ठीक है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू subsequent ट्रॉफिक लेवल। हिंदी में लिखो, पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण स्तर एक पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह उत्पादकों से दूसरे पोषी स्तरों तक होता है। और ये यूनिडायरेक्शनल है। ये है यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में प्रवाह होता है। जैसे कि पौधे से ऊर्जा
कंज्यूमर में गया, ठीक है, ये नहीं कि ऊर्जा कंज्यूमर से पौधे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पता है क्या हुआ था? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये मेरे मन में एक डाउट आया। कुछ पौधे ऐसे भी तो होते हैं ना जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे कि एक होता है पिचर प्लांट। याद है क्या होता है? एक पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा फंस गया ना तो उसको ये खा लेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, उसको अपने फ्लूइड में घुला लेता है, घुला के उसका जो न्यूट्रिशन है वो सोख लेता है। तो मैंने सोचा कि यार ये बताओ, ये जो पौधा है ये तो कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है, ये तो कीड़े मकोड़े से डिपेंडेंट है उस पर, तो क्या यहाँ पर एनर्जी फ्लो उल्टा नहीं हो गया? क्या यहाँ पर एनर्जी फ्लो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ नहीं हो गया? तो उसने मेरे को समझाया कि कंज्यूमर को तो खाया, मगर ये पौधा प्रोड्यूसर थोड़े है क्या? जरा सर्च करना, पिचर प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस करता है? क्या पिचर प्लांट प्रकाश संश्लेषण करता है क्या? क्या खाना खुद से बनाता है क्या? और अगर खाना खुद से बनाता है तो उसको दूसरे कीड़ों पर क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ा? ठीक है, तो मैंने कोशिश करी इस आर्गुमेंट को काटने की कि नहीं एनर्जी फ्लो एक ही दिशा में नहीं होता, उल्टा भी चल सकता है, मगर नहीं चल सकता, एक ही दिशा में होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है। ठीक है, अब पौधे को खा गया शाकाहारी, शाकाहारी को खा गया मांसाहारी, मांसाहारी को खा गया उससे भी बड़ा मांसाहारी। तो पौधे का ऊर्जा गया शाकाहारी में, शाकाहारी का ऊर्जा गया मांसाहारी में, मांसाहारी का ऊर्जा गया सबसे बड़े मांसाहारी में। तो हर लेवल के बाद एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे कि मान लो कि प्लांट के पास 100 जूल का एनर्जी है, तो शाकाहारी को 100 जूल नहीं मिलेगा, 80 जूल ही मिलेगा। क्यों? बाकी 20 जूल प्लांट ने कंज्यूम कर लिया। अब शाकाहारी का जो 80 जूल था, इसका केवल 60 जूल ही मांसाहारी को मिलेगा। क्यों? 20 जूल शाकाहारी ने श्वसन में खत्म कर दिया, सांस लेने में खत्म कर दिया, हीट के रूप में निकल गया। ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। हिंदी में लिखो, हर पोषण स्तर पर, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में हर पोषण स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। हर पोषण स्तर पर, हर पोषण स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर उसको 30 जूल मिलेगा, चाहे से भी कम मिलेगा। ठीक है, एक लेवल के बाद एनर्जी ट्रांसफर बहुत ही कम हो जाता है। इतनी ऊर्जा हानि होती है ना कि एक लेवल के बाद एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम होता है। इसी कारण से इन्वायरमेंट में
4 से 5 ट्रॉपिक लेयर ही होता है। इन्वायरमेंट में 4 से 5 ट्रॉपिक लेयर ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर का जीव है ना, उसके पास इतना एनर्जी है ही नहीं कि दूसरे को वो ऊर्जा दे सके, दूसरे को वो ऊर्जा दे सके। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इस ट्रॉपिक लेवल वाले टॉपिक में मेरे को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इस ट्रॉपिक लेवल वाले एनर्जी फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड वेव, खाद्य जाल, और इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करें? अच्छा, ये जो ट्रॉपिक लेवल है इसमें हमने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ये सब हमने पहले कवर कर दिया है। ठीक है, चलो आते हैं फूड चेन पर। फूड चेन क्या होता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी there is transfer of food energy from green plants। ये कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज कॉल्ड अ फूड चेन, अ फूड चेन। ठीक है, जैसे कि घास उगा, घास को खाया ग्रास हॉपर, उसको खा गया पक्षी, पक्षी को खा गया सांप। ठीक है, इस तरह से तो एक लिंक चलता है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिंदी में लिखो इसको, हरे पौधों से, उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित होती है, स्थानांतरण होता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इतनी बेहतरीन हैंडराइटिंग के लिए खेद है मैं, मगर कोशिश करना कि सुन के लिख लो यार, अब इस उम्र में तो हैंडराइटिंग सुधरने से रही। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, मगर लिखना जरूरी भी नहीं है मेरे लिए,
मैं तो बस बोल के लिखवा दूँ चीज़ें। बच्चे थोड़े हो तुम लोग, यूपीएससी एस्पिरेंट हो यार तुम लोग। ऐसे बच्चों को लिखवाते हैं क्लास 9 10th में। बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चे देख देख के उतारते हैं। अगर आप उनमें से एक है ना जो देख देख के उतार रहे हैं, तो अपनी बेइज्जती मत कराओ, सुन सुन के लिखो, ठीक है। फूड चेन का हर स्टेप एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ईच स्टेप इन फूड चेन, each step in food chain is called ट्रॉफिक लेवल। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर या पोषण स्तर कहा जाता है, ठीक है। एक फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला उत्पादक से शुरू होती है और टॉप कार्निवोर तक जाती है, शीर्ष मांसाहारियों पर समाप्त होती है। ओके। एक खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन प्रोड्यूसर पर शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारियों पर खत्म होती है। ठीक है। ओके। एक फूड चेन में किसी जीव का जो पोजीशन होता है वही उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। और यह फूड चेन दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है डेट्रियस फूड चेन। टाइप्स। ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। चराई वाली खाद्य श्रृंखला, चराई श्रृंखला में री लगाया ना पहले, हाँ सब में लगाया हुआ है, ठीक है। और कहीं लगा है, ठीक है। चराई खाद्य श्रृंखला। और डिट्रिस क्या होता है जी? डेट्रिटिस क्या होता है? डेट्रिटस इन हिंदी अपरद, अपरद फूड चेन बोलें क्या? अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरदी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। चलो अब दोनों को हम पढ़ते हैं डिटेल में। चराई वाला कैसे शुरू होता है, क्या खास बातें हैं, अपरदी वाला कैसे शुरू होता है, क्या खास बातें हैं, है ना। चलो पहले चलते हैं घास के मैदान में।
ठीक है, ये है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो शुरू कहाँ से होता है? कंज्यूमर से। ठीक है, वो पौधों को अपने फूड के जैसे इस्तेमाल करते हैं, पौधों को अपने फूड के जैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है ना, ये जमीन पर भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम में भी, और ये जल में भी हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी। ठीक है, अगर ये जमीन पर है तो कैसे शुरू होगा? घास से। ग्रास को खा जाएगा कैटरपिलर, घास को खा गया कोई कीड़ा, कीड़े को खा गया कीड़ा, उसे खा गया क्या, छिपकली, छिपकली छिपकली को खा गया पक्षी, है ना, पक्षी को खा गया बड़ा पक्षी या सांप। ठीक है, तो घास से शुरू हुआ। एक्वेटिक वाले में क्या होता है? यहां पर फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि यहां पर ग्रास जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एक्वेटिक वाले में क्या है? जलीय वाले में क्या है? ये है जलीय पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, अरे बड़ा वैसा वर्ड है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्थलीय है, स्थलीय पारिस्थितिकी, लिख लेना पारिस्थितिकी यहाँ पे। ठीक है, तो जलीय वाले में क्या होता है? जलीय वाले में जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन, ये होता है प्राथमिक उत्पादक, ये होता है प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन को खा जाता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इसको खा जाता है मछली। ठीक है, मछली को खा जाती है बड़ी मछली, इसको खा जाता है पेलिकन, पेलिकन। ठीक है, ये फूड चेन पे सवाल आपको मेंस में नहीं पूछेगा, फूड चेन पे सवाल आपको प्रीलिम्स में ही पूछेगा। समझ गए बात? ये क्लियर हो गया? लिख लो। चलो, अब हम चलते हैं डेट्रियस फूड चेन की तरफ। अपर्दी, अपर्दी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये शुरू होता है ऑर्गेनिक मैटर से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ये कहां से है ऑर्गेनिक मैटर? ऑफ डेड एंड decaying animals, decaying animals and plant bodies
ठीक है, हिंदी में लिखो। यह मृत और सड़ने वाले जानवरों, पौधों, शरीर के कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है। हिंदी में लिखो। मृत या सड़ने वाले जानवरों, पौधों के शरीर के कार्बनिक पदार्थों द्वारा मृत, सड़ने वाले जानवरों, पौधों के शरीर के कार्बनिक पदार्थों द्वारा शुरू होता है। ठीक है, अब ये जो मर गया, जो सड़ रहा है, इसको खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। इसको खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। या उसको हम डेट्रीवोर कहते हैं। डेट्रीवोर्स कहते हैं। अच्छा, एग्जाम हॉल में किसी वर्ड का हिंदी ना आए तो ऐसे लिख देना, डिकम्पोजर है ऐसे लिख दो, इधर से होता है डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर। अब ये जो डिट्रियस फूड चेन है, ये भी जल और स्थल दोनों पर बन सकता है। ये भी जल और स्थल दोनों पर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मृत जीव तो जमीन और पानी दोनों में हो सकते हैं, जमीन और पानी दोनों में हो सकते हैं। बस अंतर यही है कि जमीन पर सड़ाने वाला जो कीड़ा होगा वो कोई और होगा, पानी में सड़ाने वाला कीड़ा जो होगा वो कोई और होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने ग्रेजिंग और डिट्रियस फूड चेन पढ़ाया, चराई वाला और सड़ने वाला दोनों फूड चेन पढ़ाया। बात यह है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में मतलब जलीय इकोसिस्टम में जो चराई वाला है, ग्रेजिंग फूड चेन है, इसके जरिए एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है। मगर वहीं पर स्थलीय जो है, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम में अपरदी फूड चेन के द्वारा, ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला के द्वारा ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है। तो अगर यूपीएससी वाला एमसीक्यू दे और पूछे कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी फ्लो हैपेंस थ्रू डेट्रिटस फूड चेन, क्या बात सही होगी? नहीं, एक्वेटिक वाले में जो मेजर फूड जो एनर्जी फ्लो होता है वो ग्रेजिंग वाले से होता है, चराई वाले से होता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली ऐसे होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो एक सवाल करना, इनमें से कौन डिकम्पोजर का काम कर सकता है? वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया? यह सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स का है।
इनमें से कौन डिकम्पोजर का काम कर सकता है? ठीक है, तो वायरस जो होता है ना, यहाँ पर जो वायरस होता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है। अगर किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है, बाहर है, तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। मतलब इसके बॉडी में पाचन वाचन नहीं हो रहा होता। हाँ, ये वायरस किसी होस्ट की बॉडी में घुसेगा, किसी आदमी या किसी जानवर की बॉडी में घुसेगा, तो वहाँ पर जा कर के ये एक्टिव बन जाता है। ये डिकम्पोज़र नहीं होते, वायरस डिकम्पोज़र नहीं होते, फंगाई होता है, बैक्टीरिया होता है, दोनों सड़ाता है। तो बी जो है 2 और 3 वो करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला हमें पढ़ना है फूड वेव के बारे में। अच्छा, एक से अधिक फूड चेन को अगर जोड़ दोगे तो वो फूड वेव बनाएगा। मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेक फूड वेव। हिंदी में लिखो, अनेक आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, फूड वेब का मतलब ये है कि कितने तरीके से एनर्जी फ्लो हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है ऑल पॉसिबल paths of energy flow। in an ecosystem। ठीक है, खाद्य जाल क्या है? ऊर्जा प्रवाह के सभी संभावित मार्ग। ऊर्जा प्रवाह के सभी संभावित मार्ग। सभी संभावित मार्ग का मतलब ये है कि कौन किसको खा सकता है। मार्ग मतलब क्या है? जो खा गया तो मार्ग बन गया, यही ना। जैसे कि अगर इस छिपकली को ये हॉक खा गया तो एनर्जी फ्लो हो गया, अगर नहीं खाता तो एनर्जी फ्लो नहीं होता, यही होता ना। तो जो जिसको जिसको खा रहा है वो एनर्जी फ्लो का मार्ग है, एनर्जी फ्लो का मार्ग है। बात यह है कि इस फूड वेव में किसी बीच वाले को अगर हम हटा देंगे ना तो ये फ्लो टूट जाता है। जैसे कि इस घास को खाया ये रैबिट, रैबिट को खाया ये हॉक। अगर तुम रैबिट को बीच से हटा दोगे, मान लो कि दुनिया से रैबिट लुप्त हो गया,
तो क्या ये हॉक घास खाएगा? नहीं ना, तो ये वाला लिंक पूरा टूट जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट फूड चेन को रिमूव कर दिया तो फूड वेव बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, ये प्रभावित होता है। चलो एक सवाल करना, अब इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं मैं। विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम, मैं इसको बोल देता हूं हिंदी में। अ फूड चेन इलुस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। क्या ये एक ऐसी श्रृंखला को दिखाता है जहां पर जीव एक दूसरे के ऊपर खाते हैं, मतलब एक दूसरे को खाते हैं? ये तो डेफिनेशन ही है फूड चेन का। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसी। क्या फूड चेन मतलब एक ही जीव दूसरे को खाएगा? मतलब कि गाय है तो क्या गाय गाय को खाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। विद इन द पॉपुलेशन नहीं होता, विद इन द पॉपुलेशन नहीं होता। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को खाता है, इसीलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो जहां जहां टू था आपने एलिमिनेट कर दिया, बी खत्म, सी खत्म। अ फूड चेन इलुस्ट्रेट नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटेन बाय अदर। ठीक है, ये थर्ड भी गलत है, क्योंकि ये जो डिफिनीशन है वो फूड वेव की है, खाद्य जाल की है, न कि खाद्य श्रृंखला की। तो तीसरा सन्नाटा, केवल पहला करेक्ट है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब हम लोग जब अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे अलग अलग तरह के इंटरैक्शन की, अन्योन्य क्रिया की। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरैक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर पिरामिड की ओर। इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।